बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मानो मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश मुवशता खुशियत पे वशी शमी खुशी बढ़ता पे बात मैं बलूच कौम मैं बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का हमारी अवार वश पे बात खुश वश गज पे बाता शुमा हर वादा गलो शादा बे बातें कदी गम मगिंदाते अल्लाह पाक के रहमत शुमा सर अंचो नाजिल बात के नूदानिशान सा मर्दम के नातरों अल्लाह पाक आए सुत्ता सेहत तंदुरुस्ती नसीब कमा मर्दम की जीड़हानी दीम पानी कन गया अल्लाह पाक ने जीड़हा सुत्ताला अस्बिका आमीन 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 सुम आमीन मनी वशी वशी को लेसारू का ने यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो के शुमसाने तमाश में मेजबान मा बलोच यकरंदी पदा हाजिरा गोती नो की टॉपिक को एक नो की गेस्ट मा गोले चारो का मा जस्ती कम जान सलाम थी वावदा गब जने जब शुमसाने थे कि मैं जान सलाम थी वावदा गब जन गया जस्ती गोड़ा में मर्ची की मरागश गेस्ट हम डॉक्टर बिल्कुल अगर मैं चारे के जस्ती ज़िमिस्तान बैठी मैं जस्ती दर्द करना के स्टार्ट करना चाहिए वजह दर्द करने के स्टार्ट करना अगर मैं चारे कदी कदी मैं निश्त गया अगर मैं निश्त का मैंने चून इंदक लूटी ना वाले मांगा चून इंद लाती मर्दम कोम कशन इंद बासी जस्ती अगर मैं चारे कसाने चौकानी स्कूल बैग्स जो ग्राना शरी आई वती जंदे चो वजन मिचो आई स्कूल बैगे वजन 10 किलो 500 किलो वो स्कूल आनी बैगे जो वजन पैदा की आई ने तो कोपगन सर जिसका नाम आई ना बार बार शिकायत बई थी पोस्चर शर नहीं कोपक दर्द कन गया और मैं स्मार्टफोन कारमर्स कनी स्मार्टफोन वजह से माँ न सोपे सर निश्ते की न लेटे थी मैं एक अजीब सा पोस्चर ही बई थी अरे शुभ चाह गया अगर मैं बॉडी पोस्चर बारी आबर कन गया गोड़ा जाहिर सी काफ़ी शुभ गोश के बल्कि अड्डा नहीं डॉक्टर था और को तो बिल्कुल मैं सही समझते मेरे में मरा गोशित कत का एक जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल की जो मतवार को मुर्शिद हॉस्पिटल बाबत शुमद रोज़ आने था वो मतलब नज़र जमा ये रगोशा मुर्शिद हॉस्पिटल बलूचिस्तान सेहत कार्ड दर्द का के अवदा बलूचिस्तान मर्दमानी फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ से जस्ती इलाज पहनते A to Z शुमा गोड़ा मुर्शिद हॉस्पिटल बुरुए विजिट बेकनेता अगश में सेहत कार्ड न बनेता अगश मोती सेहत कार्ड अभी अवदा बने खुद का नहीं छी अवदा बाजी जस्ती शरे डॉक्टर सस्ता और बाज बेहतरीन तरीके शुमे इलाज भी करना और शुमे काउंसलिंग भी करना और जिस बाबत शुमारे सरपदी हम दया और जो जान सलामती बाबत को मैं गब जाने के मौसम भी जस्ती बाज सर्दी कदी गर्मी कराची मौसम में गोशा के इच का भी समझाने कि कराची मौसम चू नहीं अचानक वैसे सर्दी अचानक मगोशा के द कोयटा वाला गुआत चला ये बाज जस्ती दो सके पहले घर में बैठी कराची है तो का इज समझा नहीं आएगी अमी मौसम में वजह थी बाजी नातराई पैदा किए बाजी मर्दम नातराई नहीं आमा चा गोड़ शुमावती ख्याला बाज बिकने था वरगवती टाइम में सरा पूरे था जो अस्ती जंक फूड सा शबन बिकने था लोग वरग पूरे था और थी सेहत ख्याल बिकने था वरग भी और वरग टाइम में सरा पूरे था जल्दी वापस था मंची को शी दे रहा आज भी आपके जल्दी वापस था जल्दी बाद भी आया था जो मैं सेहत है वास सब आशारे गोले चारों को मैं बास गप जन गया ना शुमा गोशी जो गप जब मेरे डॉक्टर नीम का बड़ जब मर्ची की मरागशत कत का गोड़ा गोले चारों का भी यकरंदी पदा वशत कनी यकरंदी ना ग पहली ना दम वशत ना को था शुमे गुमा और वशत कनी मैं मर्ची के जस्ते डॉक्टर रहमतुल्लाह में मरागशत कत का बली एक देखे कसानी गप्पी कना कसानी गप्पी की शुमा जो जाने था कि जब दिगे चागे दे डॉक्टर से गेस्ट में मरागशत का कायम मैंने दे में अब्रोश में सरपत बित्ते 6 गोशक लूट गया भले मुझे पहली मरतब मैंने 4 गया नहीं वैसे मैं गोशक लूटा कि अम्मा जो देगे चागे दे मर्दों में मरागशत का काया में जबान सरपत न बस सरपत बनती चीज़ दी लाती अल्फाज सरपत माँ भले आई नहीं वस्त मरती मरागश उर्दू था स्विच करना कभी भले शमा दिला में यार है जब मनाती वशी गोले चारों कन में गपत्रान कन की भी शमेग मोती मादी जबान बलूची था गप जना मनी बलूची भी आवर बलूची जो अस्ती में लिटरेचर आई पेम नया नी मने मौजूदा की दीवती बलूची को जा शर्रा भले मैं कोशिश कर गया कि जस्ती मनी बलूची भी शरबेबा और माँ ओलिगा चे चार गया मनी बलूची अन्य का बास बना वत्ता लगेगी मनी बलूची अन्य का बास इम्प्रूवमेंट अतका
जिया कि ए मैं दमगे मैं जस्ती इन्वायरमेंट या मजागिया मिनिश्ती ये भी बाज़े असरात बेनती मर्दों में ज़बान है ज़रा मैं ज़बान वशा निम कम डिस्कस मकनी बुरूती टॉपिक के निम और डॉक्टर एकरंदी पदावशत बिकनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक है आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने इतनी बातें बलूची में कि आपको कुछ समझ आए? बहुत मुश्किल कोशिश तो की समझने की, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स तो आ गए समझ में कि इसमें अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपने बता दिया, और कुछ जैसे पोस्चर के हवाले से कुछ चीज़ें आपने बता दी पोस्चर क्योंकि वो इंग्लिश में था। नहीं मतलब कुछ चीज़ें में आपने ये बता दिया कि जैसे बच्चों के बैग वगैरह जैसे आजकल या इसके अलावा मोबाइल और कुछ चीज़ें मुश्किल ज़ाहिर सी बात इसी वर्ड से तो वो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें समझ आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अपना प्रोग्राम जो है वो दुआओं के साथ स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैंने यही जो है बिल्कुल सही गैस किया, आपने गैस किया है आपने समझा नहीं, गैस किया आपने जो है मैंने पोस्टर वगैरह के हवाले से बात की, क्योंकि जो है अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे ऐसे बैठना पड़ता है, कभी मैं यूँ बैठ रही हूँ कभी मैं यूँ बैठ रही हूँ। और जो है बच्चे भी जब पढ़ने बैठते हैं या ज़्यादातर ज़मीन पर बैठते हैं तो उनका पोस्चर सही नहीं होता, वो किस तरह से बैठ के काम करें, और लैपटॉप यूज़ करते हैं और हमारे बैठने का तरीका सही नहीं होता, हम सोफे पे ना बैठे हुए होते हैं ना लेटे हुए होते हैं, एक अजीब सा पोस्चर होता है हमारा। तो हमने कहा कि आज हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को जो है बोन्स का प्रॉब्लम आ जाता है, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, डॉक्टर रहमतुल्लाह है, और मैंने 2015 में डीपीटी किया है JPMC से, और फिर MPhil किया इसरा यूनिवर्सिटी से 2017 में, और मैं लास्ट तकरीबन 5 to 6 ईयर से अब तो मेरा डिजिग्नेशन एज HOD है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे पास तो इस हवाले से अगर हम पेशेंट की बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस के साथ आते हैं, और जैसे आपने बताया कि पोस्चर या हम इसे अगर हम पेन से स्टार्ट ले लें कि पेन बेसिकली क्या है और क्यों स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहें वैसे ही स्टार्ट करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ज़्यादा इस बारे में, तो मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो पेन बेसिकली है क्या कि एक को वो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है बॉडी का कि जिसमें पेन होता है कि कोई भी यानी जिस्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो कि वो गलत हो रहा है, ताकि आपको पता चले, ठीक है, कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल आपने बात की अगर आपका पोस्चर गलत है और आप कुछ टाइम से बैठे तो आपको स्टार्ट होगा नेक में थोड़ा सा जैसे इरिटेशन फील हो रही है, पेन स्टार्ट। दर्द से मुझे कुछ याद आ रहा है, एक डायलॉग, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। ये सवाल नहीं मैं आपसे पूछूंगी, ये सिर्फ दुख दर्द औरतों के लिए नहीं असल में होता है, लेकिन इस चीज़ को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें कि वो बर्दाश्त उसमें है ना थोड़ा सा ज़्यादा होता है, या उस चीज़ को अगर औरत ने बर्दाश्त नहीं आप ये कैसे एक्सप्रेस बहुत इजीली नहीं करता, मतलब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली या तो रख सकते आप कह सकते को अपनी पर अगर मैंने अमूमन जो है जितने भी जो है लोग देखे हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं ना, उनको बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, एज कम्पेयर टू अगर हम जो है औरतों को देखें, वो बीमारी में भी घर का पूरा काम कर रही होती है, बच्चे संभाल रही होती है, तो इस अगर हम ये चीज़ देखें तो बर्दाश्त मर्दों से ज़्यादा औरतों में इधर लड़ाई हो जाएगी, आप उस वाले दर्द पे आ जाए। चल ठीक है, वो तो खैर टॉपिक हमारा फिर कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन देखो अगर हम स्टार्ट करें मसल्स, पोस्चर एक इसमें एक फैक्टर है, और जैसे आपने सही बताया हमारे पास पेशेंट जो आते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो पहले ऐसा होता था कि जैसे नेक पेन है, मतलब जिसके मैं अगर इसको साम वर्ड्स में बोलूँ कि जैसे गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड था, यानी मतलब बूढ़े 40+ 50+ के लोग आते थे, या पहले ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल टीन एज के बच्चे भी आते हैं इसी कंप्लेन के साथ। तो ये पोस्चर इसमें एक मेजरिंग या इसको कहते हैं मेजरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से पेन जो है वो स्टार्ट होता है पेशेंट्स को, या जैसे यंग एज में एक, और इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे फैक्टर है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को वो कर दे, डीपली जाए, तो अगर
नींद पूरी ना हो तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से भी मस्कुलर स्पाज्म, तो ओवरऑल बॉडी के मसल्स टाइट होने लगते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से दर्द जो है वो होता है। अच्छा, वो दर्द, दो चीज़ें इसमें फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि दो किस्म का दर्द होता है, जिसे इसको अक्यूट कहते हैं, जिसको क्रॉनिक कहते हैं। तो अक्यूट में ये होता है कि कोई सडनली पेन हुआ और वो किसी भी इंजरी या किसी ऐसे पोस्चर की वजह से कोई भी उसका फैक्टर हुआ, तो वो विद इन कुछ मंथ्स या कैसे कि विद इन वीक जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, अगर हम उस पोस्चर को रिपीटेडली उस चीज़ को हम कर रहे होते हैं, या गलत पोस्चर से या कोई चीज़ उठा रहे होते हैं, या बैठ रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, कोई भी हमारी जो है वो पोजीशन है, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होता है। यानी मतलब वो रिपीटेड, वो गलत पोस्चर, रिपीटेड मूवमेंट की वजह से वो ऐसा होता है कि उसमें फिर वो स्ट्रक्चरल हमारे जो मसल्स हैं या वर्टिब्रास हैं, ये जैसे हम नेक के हैं, बैक के हैं, वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी ये स्टार्ट पोस्चर एक मेन फैक्टर भी इसमें है दर्द में। अगर हम ये चीज़ देखें कि दर्द का होना ज़रूरी है ताकि वो आइडेंटिफाई हो, अगर इसको दर्द हो रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्टली दर्द होना इसलिए ताकि पता चले कि भाई कोई गलत आप कर रहे हो, अपने पोस्चर से रिलेटेड कर रहे हो, या आपको कोई इंजरी है अंदर, कोई और मसले, ताकि वो चीज़ को आप डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, अगर दर्द ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसमें अगर हम इसमें देखें, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको जैसे छोटा सा ज़ख़म अगर जैसे उस पर पैर पे या कहीं जिस्म में किसी भी जगह पे उनको लग जाती है तो उनको दर्द नहीं होता। अच्छा, वो फिर वो ज़ख़म ज़ाहिर सी बात है, अगर वो उसको दर्द ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं होता कि मेरा यहाँ ज़ख़म है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके करके वो ज़ख़म और ख़राब हो जाता है। तो ये दर्द होना भी एक नेमत है कि आपको पता चले कि आपके जिस्म के साथ जिन लोगों को दर्द हो रहा है शुक्र अदा करें, दर्द में भी शुक्र अदा करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वैसे अगर हम देखें गोले चारों के चीज़ें में बेचारे अगर कि वो गोशे कि मारा या दर्दी मबी गोरा चीज़ थी, या जब हमारा दर्द नबी गोड़ा अच्छी से बारों में डॉक्टर कह रहे ना कि हमारा दर्द नहीं फैलानी गुमानी गोड़ा अच्छी से आइडेंटिफाई आप उतना को और शर को उतना का ये पंचार चौंका नबी कोशिश कि दर्द भी एक शर्री चीज़ें बल्कि ज़्यादा दर्द भी मैं भी बहुत नहीं समझ ये कोशिश कि दर्द नहीं मैं नहीं थी कि मोती ये चीज़ थी वो देव में मरा गशे बिंदा तो दर्द घुमावेगा जो भी नहीं भले इनी में गोशी के मानचो चौकानी नेमगा बुरुयन चुशगो के अनि कसानी कसानी चौक पीदा का जो स्ट्रेन दर्दानी ता मुब्तला हाँ जैसे हर दर्द यानी उसी के अंचुमा चारता के पहले एक ज़माने की बीता के जैसे ए पैमी जो दर्द शुगोशी की स्ट्रेन दर्दी गर्दन दर्दी जोड़ानी दर्दी ये दर्द भी तगा के अमा मर्दम चिल्ला ची बोर्ड से या पंजाय करी पीता के अमी जैसे अमा जो कमाश भी तगा अमाए नबी थी सही फिर मर्दमाना भले उन्होंने चौक भी दर्द को मुब्तला है पीदा करनी उसी में कमो अमी जैसे हवाले से डिस्कस करनी, जैसे कि आपने बच्चों के हवाले से कहा कि ये जो कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, इस दर्द में मुब्तला बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है, क्या वजूहात है उनकी? बिल्कुल, एक तो सबसे मेजर एक पोस्चर से रिलेटेड, और दूसरी बात यह कि वज़न, अगर आप देखें कि स्कूल एज गोइंग एज के अगर बच्चे हैं वो जा रहे स्कूल, तो उनके बैग अगर आप देखें तो एक नॉर्मल एक बड़ा बंदा उसको उठाने उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों से ज़्यादा भारी होता है बहुत भारी होता है। एक तो ये फैक्टर है, और जाहिर सी बात है फिर वो आजकल जो स्मार्टफोन है वहाँ पे अगर स्कूल में किस तरीके से बैठने का एक प्रॉपर तरीका वहाँ पे भी नहीं है कि मतलब एक कंफर्टेबल वो उसकी सीट है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा घर पे अगर आ जाए हैं तो घर में एक तो फैक्टर हमने बता दी कि बैग और ये वज़न है, ठीक है, बैठने का पोस्चर सही नहीं है। फिर घर पे अगर वो स्टडी कर रहे हैं या स्पेशली जैसे आजकल स्मार्टफोन है ये यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो तो घंटों घंटा यूज़ कर रहे हैं, तो गेम खेल रहे होते हैं, उसमें भी ये तो ये पोस्चर इस तरीके से होता है, या तो गर्दन ऐसे झुका के बैठ रहे होते हैं या ऐसे कमर झुका के बैठ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ही वो लॉन्ग, अगर घंटों आप इस तरीके से एक नॉर्मल बंदा भी बैठ जाए, क्योंकि बच्चों का तो ये होता है कि वो मसल्स इतने डेवलप नहीं होते, ठीक है, उनकी बॉडी ग्रोइंग एज होती है। तो अगर इस चीज़ को आप वो सही से उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, यानी उस चीज़ को आप रोकें नहीं, तो वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जाके हफ्तों में महीनों में वो दर्द उससे ही शुरू होता है। जो मेन फैक्टर है वही है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि उसका पोस्चर सही नहीं होता।
स्पेशली जैसे अगर आप बैठने का वो स्टडी करने का तरीका वो है पोस्चर है, या इसके अलावा अगर जैसे मोबाइल फ़ोन बहुत घंटों जैसे मैंने बता दिया यूज़ कर रहे हैं, गर्दन नीचे जो काके बैठे हुए हैं, लेटे इस गलत पोजीशन से लेटे हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है आपका बॉडी का जो वो मसल्स हैं या तो वो एक हद तक वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करता है, तो उसके बाद ही उनको फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होती है? अच्छा, ट्रीटमेंट में तो अगर हम फिज़ियोथेरेपी के हवाले से सिर्फ यहाँ पे बात करें, क्योंकि मेडिसिन्स तो जाहिर सी बात है आजकल एक तो प्रैक्टिस ये भी है कि लोग जाके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से भी ले लेते हैं दर्द की मेडिसिन स्पेशली, कि भाई दर्द उसी टाइम पे सबसाइड हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये तो ये एक इमरजेंसी आप कह सकते हैं कि ऑन द टाइम उसी टाइम पे आपने इसके ट्रीटमेंट किया ना, इलाज हो गया, इसका दर्द कम हो गया, ठीक है। स्कूल में बच्चा स्कूल जाने लगा, घर के काम सब, अगर जैसे मैंने बता दिया कि वो चीज़ें बार बार कर रहे होते हैं तो वो मसल्स पे नीचे या तो ज़्यादा दो चीज़ें उसमें हो जाती है। अगर पोस्चर गलत थे तो मसल्स टाइट हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, स्पेशली हम फिज़ियोथेरेपी के हवाले से बात करें तो इसमें हम एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं सबसे पहले। ज़ाहिर सी बात है अगर पेशेंट एक एज के साथ यंग एज है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, अगर ओल्डर हैं, ठीक है, तो इसमें फिर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेशल टेस्ट होते हैं, इनके मसल टेस्ट करते हैं, मसल के मतलब मसल पावर में कोई मसला है, मसल स्पाज़म है, जॉइंट रेंज चेक करते हैं। तो फिज़ियोथेरेपी के हवाले से हम ये चेक करके एक प्रॉपरली डायग्नोसिस बनाते हैं अपने उसमें फील्ड का। इस हवाले से फिर उसकी मेडिसिन, जैसे मेडिसिन के साथ साथ हम फिज़िकली मोडेलिटीज़ के थ्रू, जिसमें हम अपने फिज़ियोथेरेपी के मोडेलिटीज़ है उसमें यूज़ करते हैं, और एक्सरसाइजेज़ स्पेशली उसमें। अच्छा, एक्सरसाइजेज़ और उसके थ्रू तो हम करते हैं, साथ साथ में हम उनको प्रिकॉशन बता रहे होते हैं कि आपका जो दर्द है इसकी कॉज ये, अगर वजह आपने ख़त्म नहीं की तो ज़ाहिर सी बात है वो और द टाइम तो ख़त्म हो जाएगा दर्द, लेकिन वो दोबारा होगा जब तक वो आप उसके स्पेशली उसके प्रिवेंशन के बारे में उनको न बताए, स्पेशली पोस्चर एजुकेशन, यानी उसके पोस्चर के बारे में आप नहीं बता जब तक कि उसका पोस्चर सही अपना कर लें, ठीक है। तो इस हवाले से, और अच्छा फिज़ियोथेरेपी जैसे एक्सरसाइज मैंने बता दी, इसके अलावा और मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं फिज़ियोथेरेपी में, और गाइड भी करते हैं उनको घर के लिए कुछ होम प्लान। एक वो बेसिकली होता ये है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है फिज़ियोथेरेपी में पेन के हवाले से, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, वो उसके एज के रिलेटेड भी होता है। मतलब हम प्रॉपरली असेसमेंट करके उस कॉज को पहले देखते कि वजह क्या है, और उसके हवाले से फिर उनके ट्रीटमेंट करते, भले वो एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, मोडेलिटीज़ के थ्रू, अगर मेडिसिन की नीड है तो मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, या पेशेंट ऑलरेडी वो करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें अमूमन जो है बच्चे खेल खेल में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ठीक है, और जो है उनको चोट लग जाती है। मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और इसी डर से जो है वो बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करवा रहे, जो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी कम मैं कहूँगी कि नहीं है, ठीक है, फिर भी भाग दौड़ में कभी सीढ़ियों से छोटे बच्चे गिर जाते हैं, तो उसमें वो क्या है, एक बलोच में बोलते हैं स्याही वाम, जो मैं जो है कोई भी मैं जो है वो ड्रग या इस तरह के नाम नहीं लूँगी, जो है बाम लगा देते हैं या कुछ, या उसके ऊपर घरेलू टोटका, हाँ घरेलू टोटका इसमें, या इजीली जो अवेलेबल हो जो चीज़ वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो नाजुक होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड करें कि बच्चों के हड्डियाँ नाजुक भी होती है और वो फ्लेक्सिबल भी होती है, मतलब वो इतनी आसानी से, अगर बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी हो तो इतनी जल्दी से वो टूटती नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये अल्लाह ताला ने इंसान के उसमें, ज़ाहिर से बच्चे हैं गिर जाते हैं हर जगह, वो तो इस चीज़ को समझते नहीं, ठीक है। खेल कूद में जैसे आपने पहले ही बता दिया, इसको मेंशन कर दिया, तो सबसे पहले आपने तो देखना है उस चोट की नौइयत को कि उसमें कोई हाई ब्लीडिंग हुई है या सिर्फ इंटरनली कोई ज़ख़म हुआ है। मतलब आपको लग रहा है कि भाई जहाँ पे उनको चोट लगी है वहाँ थोड़ी सी रेड हमें फ़ील हो रहा है, कि मतलब लग रहा है कि वो रेडिश है, वहाँ की जगह जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको डायरेक्ट आप मसाज और ये मलना, जिसको आप बाम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन है, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ये कह सकें कि घर पे सबसे पहले, इसमें अगर जैसे स्पोर्ट्स इंजरी में भी यही होता है कि आप उसको कोल्ड मानी आइसिंग कर सकते हो। उसकी सबसे पहले तो ये है, अगर बच्चे को चोट लगी, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई उसी टाइम पे स्वेलिंग हो गई है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग लेकिन हल्की सी स्वेलिंग रेडनेस है तो उस पर आप आइसिंग कर सकते हैं। कोई चीज़ मलने की ज़रूरत नहीं है उसी टाइम पे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है। अगर उसको आपने और मल लिया तो उसमें उसको पेन कम होने के बजाय, स्वेलिंग कम होने के बजाय और बढ़ेगा। और अगर ये तो एक नॉर्मल, अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन में या 3 दिन में वो सेटल नहीं हो रहा, आपने कोई पेन किलर, जैसे बच्चा है छोटा तो उनका कोई पेन किलर सिरप दे दिया आपने, अगर वो सबसाइड नहीं हो रहा तो आपको फिर ये किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कि मतलब टाइम से सिर्फ आपने उसको पट्टी बार बार पट्टी बांधने से ये कि वो चीज़ अगर आप क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ज़ख़म, और या जो अगर फ्रैक्चर है तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अगर हम देखें तो मलने के बाद जो है वो पहले वो ऑयल लेंगे, पता नहीं क्या वो टोटके इस्तेमाल करके उसको मलेंगे, फिर उसके बाद मालिश करने के बाद और इतनी टाइट पट्टी बना देंगे उसके ऊपर। बिल्कुल यही चीज़ तो मैंने भी मेंशन की है। अब ज़ाहिर सी होता है अगर आप बहुत टाइट पट्टी से वो सही नहीं होगा, क्योंकि टाइट पट्टी बांधोगे तो और भी अपने ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे स्टॉप कर दिया, तो वो आप और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। अगर आप एक फ्रैक्चर हुआ है छोटा सा, उसमें ज़ख़म है, तो वो तो कुछ बच्चों का ये होता है कि वो जल्दी हील हो जाता है, लेकिन आपने उसको मलना जल्दी नहीं, और उसको टाइट तो बिल्कुल पट्टी नहीं करनी। अगर आपने उसको बांधना भी है तो आपने बिल्कुल लूज़ बांधना है। सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने आप बता रही 2-3 दिन में आपको लग रहा है कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रॉपर्ली डॉक्टर को चेक करवाएं, ठीक है। आप चेक करवाएं कि हाँ कोई हड्डी का मसला नहीं है, डायग्नोसिस प्रॉपर्ली जब तक बन जाएगा। हड्डी का मसला है और आपने उसको टाइट बांध दिया, वो ब्लड सर्कुलेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक छोटी सी जो है लापरवाही की वजह से वो बहुत बड़ा वो लाइफ टाइम उसके लिए जो है वो एक डिसेबिलिटी बन जाती है, या उसके लिए वो। तो सबसे पहली मैं कहूँगी कि बात यह है कि हम तो फिजियोथेरेपी को मानते ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, हम फिजियोथेरेपी को मानते ही नहीं है। थेरेपी क्या होती है हम नहीं मानते, जब तक हम जो है मालिश ना करवाएं, जब तक हम सही चीज़ को मजीद खराब ना करें, हम उस चीज़ को मानेंगे नहीं, ठीक है। और जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करवाते भी नहीं है फिजियोथेरेपी, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती। और कुछ ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेस होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब इसके लिए हमें जो है क्यों डॉक्टर के पास जाके पैसे देना, डॉक्टर ने सिर्फ यूं करने के लिए बोला है तो ये हम घर पे भी करवा सकते हैं इस तरह की चीज़ें। और वो कभी हमको नहीं पता कि हमने कितने स्पीड में करना है, कितने टाइम करना है, कितने सेट करने हैं इस चीज़ की, और कुछ अजीब सा ही करके आ जाते हैं हॉस्पिटल। इस तरह के कितने केसेस आए जो खुद से ही या यूट्यूब से देखकर बहुत अजीब से एक्सरसाइजेस करके आते। अच्छा, ये चीज़ में सबसे पहले तो आपकी बात से कि अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। अगर कि भाई लेकिन आजकल मैं ये बोलूँ कि थोड़ा सा अगर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी, तो थोड़ा सा लोगों का अवेयरनेस भी आ गया है कि भाई फिजियोथेरेपी, लेकिन एक लेमैन को नहीं पता होता है। अगर डॉक्टर उनको रेफ़र भी करते तो उनको बोलते हैं शिकायत करो, तो बोलेंगे भाई शिकायत तुम घर पे कर सकते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास। अच्छा, फिजियोथेरेपी ज़ाहिर सी बात है एक फील्ड है, ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था कि अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं पेन के साथ या कोई भी उसके साथ, तो उसमें हम प्रॉपर्ली असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस इसके बनाते हैं। अगर हमारे पास जैसे एमआरआई, एक्सरे कुछ नहीं है, सिर्फ पेन है, तो इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अगर फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं है, उसमें कुछ मोडेलिटीज़ यूज़ होती हैं, ठीक है, पेन के लिए, ठीक है। और ये और सिखाई भी नहीं कि सिर्फ अपने गर्म से सिखाई दी और ये अच्छा वही एक्सरसाइज जैसे आपने मेंशन कर दी इसमें कि एक्सरसाइजेज जो है वो पेशेंट टू पेशेंट हम प्लेन एक प्रॉपर प्रोग्राम देते हैं कि भाई आपने कितने टाइम के लिए। सबसे पहले तो ये कि हम उनको खुद करवाते हैं, करवाने के बाद हम देखते हैं कि भाई इस एक्सरसाइज से इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये एक्सरसाइज इनका सबसे पहले कॉज ये है कि भाई मसल स्पाज़म है, रेंज कम है, तो वही एक्सरसाइज करवा रही। अब वो एक्सरसाइज हम उनको घर के लिए बता दें जो पेशेंट इजीली कर सकते हैं, उनको बता दें भाई हमने इतने टाइम इतने रेपिटेशन के लिए करना है। अगर कोई बंदा यूट्यूब से या इस तरीके से देख के, नेट से देख के वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो जो यूट्यूब पे वो बता रहे होते हैं, या तो एक वो नॉर्मल बंदे पे सिर्फ ऐसा मॉडल बना के बता रहे होते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज कैसे कमर के दर्द के लिए फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करनी है, तो स्पेसिफिकली उनका केस वही तो नहीं होता जो आपका अपना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वो मॉडल है, या वो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है, तो किसने ये तो किसी ने डायग्नोज तो नहीं किया कि जो मसला उनको है वही मसला आपको भी है। तो अगर आप सेम एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उससे आप उसको अपने मसले कम करने के बजाय अपनी कंडीशन को मज़ीद ख़राब कर रहे हो। तो ये कि आप फिजियोथेरेपी जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्रॉपर्ली आप अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब या उसको रेफ़र करते हैं
तो आप प्रॉपरली जाएँ अपने फिजियोथेरेपी से, एटलीस्ट एक सेशन ले लें, वो आपको जो होम प्रोग्राम बताते हैं उसी को आप फॉलो करें। तो ये कि इसको आप अपनी कंडीशन को, अपने मसले को मज़ीद ख़राब नहीं करोगे। अपने जैसे सेल्फ आजकल हम खुद जो है वो मेडिकेशन या एक्सरसाइजेज वगैरह सब करते हैं एक्सरसाइज करते भी हैं और करवाते भी हैं और जो है साथ में अगर कहेंगे कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसमें क्या, मैंने ये दवाई ली है ना, ये दवाई भी ले ले, और वो बाकायदा उसकी पर्ची या वो दवाई का जो वो पेपर होता है या कुछ होता है वो दे देंगे, आप ये रख ले, ठीक है, आप ये बॉक्स दे देंगे उसका, आप ये ले ले और ये खाने, अगर दर्द होगा ना इसके बाद तो ये मतलब दर्द को टेम्पोररी उन्हें ख़त्म कर देना है और डॉक्टर के पास नहीं जाना, थेरेपीज नहीं करवानी और जो है खुद ही ये सब कुछ करना है। और अगर हम आते हैं जो है जोड़ों के दर्द के बारे में, क्योंकि ये मसला बहुत 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 ज़्यादा है, चाहे वो पहले तो हम जो है अगर ज़हीफ़ों में देखते थे जोड़ों का दर्द, और ये खानदानी भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो हम इस हवाले से बात करेंगे। पर अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोले चारों का अनुवाद में एक वन वे ब्रेक है, ब्रेक के सूर्य ब्रेक का पलती मरागश बढ़ जागने। वशत के मनी वशी वशी गले चारों का ब्रेक अच्छे पहला मग पुत्रान कन गए थे जैसी दर्द बाबा था कि मन दर्दा निवारी घबजन गई थी वाला दर्द नसरी ने दर्द गर्दन ने दर्द चौकाना उमन गई थी वो शरे बाबा था। और जस्ती माँ ब्रेक अच्छे पहला एक जस्ती गोशे के एक शोशा ही अलदा शता शोशा ऐसा कि मगु माँ जोड़ा नहीं दर्द बाबा था घबजन उमन में चारी के पहला ये दर्द से पीरे कमाशा नहीं तभी तक कहने जोड़ा दर्द यानी मैं चाह रहे क्या मुख्य मर्द हमारे ये मसला सी जोड़ा नहीं दर्द मसला सी नहीं मो क्या हमें बाबत हम कमो का पुत्रान कनी जोड़ा नहीं दर्द बह गई छी आई शी छी जो इसकी वजह ही अमी हवाले छी। जैसे कि हमने कहा कि ब्रेक से पहले हम जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करेंगे। तो पहले तो हम देखते थे कि जो ज़हीफ़ हैं उनमें ये जोड़ों का दर्द होता था। अगर हम देखें तो अब ये मसला हर किसी के साथ है, ठीक है, तो क्या वजह है इसकी, क्यों हो रही है जोड़ों का? अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी भी एक ऐसा नहीं कि कोई एक ही वजह है जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। जोड़ों का जैसे स्पेशली अगर हम बात करें तो नी जॉइंट यानी मतलब घुटने का दर्द, जिसमें कहते हैं कि पहले वो क्या उम्र के साथ जोड़ कमज़ोर हो गया, ठीक है, पट्टे कमज़ोर हो गए, तो इसके साथ साथ दर्द होना शुरू हो गया। इसके साथ इसके अलावा और भी जो मेन फैक्टर हम स्पेशली यहाँ डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी से हवाले से है तो मैं ये थोड़ा सा इसको ऐड करूँगा कि सबसे पहले तो ये कि कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डेली रूटीन में यानी मतलब 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा आपका ऐसा है कि जिसमें आप कोई एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज हो, वॉक कर रहे हो, तो ये सिर्फ ना के जोड़ों के लिए बल्कि ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सुन रहे हो? उसके लिए सुन रहे हो? मैं जो रोज़ अपने प्रोग्राम में आके ये कहती हूँ कि आप लोगों ने दिन में ज़रूर वॉक करना है। सुबह के वक्त अगर आप लोग नहीं कर सकते, शाम में किसी भी वक्त या रात को खाने के बाद आपने वॉक करना है। 1 घंटा नहीं कर सकते आप लोग, आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट तो वॉक करें। देखिए आज ये डॉक्टर भी आके हमें ये बोल रहे हैं कि वॉक आपने ज़रूर करना है। मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ। अच्छा, इस चीज़ पे को मैं हेड कर दूं कि हम लोग जैसे पेशेंट को बोलते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी कंप्लेन के साथ है तो आप इसमें कोई एक्सरसाइज ऐड करें, फॉर एग्जांपल वॉक करें, तो वो बोलते हैं नहीं हम तो सारा दिन चलते फिरते हैं भाई, स्पेशली फीमेल्स की करवा तो कह रहे हम तो किचन में काम कर रहे होते हैं बैठे तो नहीं है हर टाइम। तो ये काम अलग चीज़ है और एक्सरसाइज अलग चीज़ है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? काम में ऐसा होता है कोई भी काम आप करते हो तो आपकी जिस्म उस चीज़ की आदी हो जाती है, यानी मतलब वो आप एक्सरसाइज क्या है कि आप कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट यानी एक्स्ट्रा वो दे रहे हो अपने जिस्म को। एक्सरसाइज का ये तारुफ है, यानी आसान अल्फाज में करें कि जिसमें आपको सांस थोड़ी तेज़ हो जाए, ठीक है, पसीना आना शुरू हो जाए, तो ये है एक्सरसाइज। यानी इसकी जो हम डिफिनीशन पे जाए तो एक कैलकुलेटेड टाइम होता है, टाइम इसी टाइम में आपने करना है, ठीक है।
तो वर्क जो है वो यानी काम करना एक्सरसाइज नहीं है, वर्जिश नहीं है। वर्जिश के लिए आपको स्पेसिफिकली टाइम निकालना पड़ेगा, और जो कोई भी किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो टाइम आपके लिए इजी हो। अब जाहिर सी बात है किसी बंदे ने सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है, उसके पास सुबह के टाइम नहीं होता, तो वो शाम में, या जैसे आपने इनको बता दिया कि चलो रात को खाने के बाद जो है वो आधा घंटे 1 घंटे बाद वॉक करें। अच्छा, एक चीज़ है कि खाने फ़ौरन बाद वॉक नहीं करें, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज जो है वो कुछ गैप दे के आप जो है वो एक्सरसाइज करें। तो अच्छा, जोड़ों के दर्द के बारे से आपने बताया, तो इसमें ये था कि अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है, स्पेशली जैसे ओल्ड एज में मैंने बता दिया कि भाई इसमें आपके जॉइंट वीक हो जाते हैं, यानी डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी 40 के ऊपर अगर इंसान की एज जाती है तो उसमें वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है हर एक सिस्टम, भले वो मसल्स हैं, यानी मतलब आपके जोड़ हैं, ठीक है, हड्डी हैं, सारी चीज़ें वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है वो स्ट्रेस जो है वो आपका जोड़ बर्दाश्त नहीं करते तो दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर है कि आपके मसल्स कमज़ोर हो जाए। अगर यंग एज में आपका कोई सेडेंटरी लाइफ है, आप बैठे रहते हो, अब बैठने की वजह से एक और भी फैक्टर यह है कि आपका वेट भी एक फैक्टर है इसमें, कि वज़न आपका ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी आपको स्पेशली नी जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है। तो हम अगर इसमें ये देखें कि प्रिवेंशन या उसकी तरफ जाएं, ट्रीटमेंट से पहले उस चीज़ को हम रोकने की कोशिश करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे कि आप एक प्रॉपर डेली के हिसाब से अपना कोई रूटीन में एक्सरसाइज ऐड करें, ठीक है, आपकी डाइट प्रॉपर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें वो दर्द जो एज से पहले, यानी जैसे पुराने बूढ़ों में आपके अर्ली एज में आपको दर्द होना शुरू नहीं होगा, तो उससे आप बच सकते हो। अगर इन केस दर्द हुआ तो उसमें अगर आप ये कह सकते कि भाई अभी ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, तो सबसे पहले तो कॉज पे हम जाएंगे कि भाई डायग्नोस करके कॉज क्या है, कि मतलब सिर्फ आया वो, अगर कोई वेट डीजेनरेटिव चेंजेस उस चीज़ को तो आप रोक नहीं सकते, एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो। इसके प्रॉपर अगर हम फिजियोथेरेपी के हवाले से, जैसे हमारे पास भी हॉस्पिटल में, मुर्शिद हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट, तो उनको हम प्रॉपरली गाइड करते हैं, मोडेलिटीज़ के थ्रू ट्रीटमेंट, उनका पेन मैनेजमेंट होती है, और साथ साथ में फिर उनको एक्सरसाइजेस, यानी वो एक्सरसाइज जो आप पहले नहीं करते हो, आपको बाद में दर्द शुरू होने से बाद में आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ज़िंदगी के अगर आप उस चीज़ को पहले करो तो आपको फिर बाद में करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब दर्द के बाद बाद में अपनी ज़रूर जो है वो दवाई अगर आपने ली, पेन किलर, यानी जो दर्द की दवाई है वो इसका मुस्तकिल हल नहीं है किसी भी दर्द का। भले वो जैसे कमर का दर्द की हमने शुरू में प्रोग्राम में बताया, कमर के दर्द के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, इस तरीके से जॉइंट पेन के लिए भी है। मतलब स्पेशली जैसे अगर हम नी जॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए भी है कि एक्सरसाइजेस मस्ट होती है कि इसमें आपके मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपका बॉडी जो आपका वेट आता है उस पर जब चलने के दौरान वो आपका वो जो लोड है वो डायरेक्ट जॉइंट पे नहीं जाए, तो इस तरीके से आपका दर्द कम हो सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये मैनेजमेंट है बेसिक जो है उसका दर्द का। जो है हम फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करेंगे। इन केस अगर किसी का हाथ टूट गया हो या कोई भी पार्ट, जो सर्जरी करने के बाद क्या रोल प्ले करती है थेरेपी? अच्छा, हम तो देखो शुरू में ही हमने दर्द से ही शुरू किया कि मैंने दर्द, तो फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द में नहीं है कि सिर्फ आपको कमर दर्द है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हमारे पास प्रॉपर, अगर हम इसमें डिज़ीज़ की बात करें, जैसे आपने बताया कि इसका एक वो है पार्ट है कि पोस्ट सर्जिकल, यानी सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका सर्जन आपको बता दे कि आपने अभी वीक बाद या 10 डेज़ बाद या 4 वीक्स बाद अगर आपकी हड्डी जुड़ गई है तो अभी आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ज़ाहिर सी बात है, सर्जरी तो आपकी हो गई, प्रॉपर हड्डी आपकी जुड़ गई, लेकिन आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपका जो वो जोड़ है यानी वो जॉइंट है वो एक जगह पे स्टिफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी। एक्सरसाइज बेसिकली वो क्या, फिजियोथेरेपी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। रिसेंटली हमारे पास जो है वो एक आते हैं डॉक्टर्स भी हैं, उन्हें बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट इनकी हुई है, तो उनके बगैर वो कह रहे थे कि भाई फिजियोथेरेपी कितनी इम्पोर्टेंट है। मुझे आज पता चला कि सर्जरी के बाद कितनी जो है उसका वाइटल रोल है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दी, और हमारे पास हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो अगर वो चीज़ को फॉलो नहीं करते प्रॉपरली, सर्जन के इंस्ट्रक्शन को, फिजियोथेरेपी टाइम पे नहीं करते,
तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल, एक तो फिर उसको वापस रेंज को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, उसको लाइफ टाइम पर या तो उसको गेट में मसला होता है, मतलब गेट ट्रेनिंग मतलब चलने का अंदाज में मसला होता है कि भाई वो अगर जोड़ उसका प्रॉपर्ली बैंड नहीं हो रहा, जैसे नी जॉइंट की अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हाथ में कोई है, रिस्ट जॉइंट है, नहीं कलाई है, एल्बो है, शोल्डर है, तो उसमें अगर उसकी सर्जरी के बाद प्रॉपर्ली एक्सरसाइजेज नहीं हुई, उसका रेंज प्रॉपर्ली अचीव नहीं किया गया, तो उनको डेली एक्टिविटीज़ में बहुत मुश्किल हो रही होती है, और वो चीज़ फिर उनको लाइफ टाइम या तो फिर दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत होगी। नहीं, वो अगर एक टाइम उन्होंने फ्रैक्चर के लिए यानी हड्डी जुड़ने के लिए सर्जरी की, अब उसको खोलने के लिए, लेकिन अगर आप टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो फिर बाद में ऑपरेशन से भी वो फुल रेंज अचीव नहीं होती। मतलब आप उसको जो है वो ऐसे फंक्शनल इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसमें एक्सरसाइज। तो मेरा तो ये कि एटलीस्ट कम से कम ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ सर्जरी हो गई तो बस आपका वो कंप्लीट हो गया, सर्जरी के बाद बहुत ज़रूरी है ये सर्जरी के बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो थेरेपी नहीं करवाते, फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, उनका हाथ हो या पाँव एक जगह जम चुका होता है, ठीक है। तो सर्जरी के फ़ौरन बाद अगर लाइक 3 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो है हमन फ्रैक्चर ठीक हो चुका, फिजियोथेरेपी की नीड हो, तो उसके फ़ौरन बाद अगर हम ये करें तो कितने टाइम में ये ठीक हो सकता है? अगर हम हाथ की बात करें तो सिर्फ जो है अगर जॉइंट निकला हुआ हो। अच्छा, ड्यूरेशन कितने दिन बाद वो डिपेंड करता है सर्जन पे, कि कभी कभी ये होता है कि, और एक चीज़ आपके फ्रैक्चर पे भी करता है कि आपके फ्रैक्चर कहाँ पे आया। वो फ्रैक्चर यानी वो जो हड्डी टूट गई है वो जोड़ के बिल्कुल करीब है या जोड़ से दूर है, एक। और दूसरी बात ये कि सर्जन ने किस प्रोसीजर के थ्रू सिर्फ उनको एमोबिलाइज किया, कास्टिंग की, या उसमें कोई रॉड लगा है, अंदर कोई प्लेटिंग की है, तो उस पर डिपेंड करते हैं 2 वीक्स या चलो 3 वीक्स बाद। तो मिनिमम जो टाइम होता है कम से कम, जैसे आप 2 से 3 हफ्ते आपने उसको कास्टिंग में रखा है, एमोबिलाइज रखा, तो अगर आप टाइम पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट करो तो ज़्यादा से 2 से 3 हफ्ते में आपका बिल्कुल फंक्शनल हो जाता है। अगर आप इसको डिले करो तो फिर वो महीनों में ठीक नहीं होता। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, जैसे मैं खुद वहाँ हूँ, तो वहाँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शन को, तो वो फिर उसको एक तो उसमें एक और चीज़ है कि बहुत पेनफुल भी ये होता है अगर इसको आप उसी टाइम पे प्रॉपरली नहीं करो, उसको खोलो नहीं, यानी एक्सरसाइज नहीं करो, फिजियोथेरेपी। अगर फालिज अटैक की तरफ आए तो इससे जो है बहुत सारे लोग के अटैक हो गया, पता नहीं क्या अजीब अजीब से इनके टोटके होते हैं कि कबूतर का खून लगा देना है, पता नहीं क्या कर दें। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि फालिज अगर हो जाते तो इनके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। 2 चीज़ें, ये तो नहीं है कि भाई सिर्फ अगर जैसे आपने बता दिया कि उसके बाद सबसे पहले तो कॉजेज़ है ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, या आपका जो है वो डायबिटिक यानी शुगर है वो ज़्यादा। तो सबसे पहले वाइटली तो स्टेबल करने अपने मरीज़ को, क्या मतलब ये वो मेडिसिन के थ्रू। सबसे पहले मेरा तो ये कि ज़ाहिर सी बात है, सब बहुत सारे अवेयरनेस और बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि फालिज के फ़ौरन बाद उनको एमरजेंसी में ले जाए, तो कि कम से कम फालिज अगर जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए पहले, वरना वो और ज़्यादा जो है वो इसका मसला जो है और ख़राब होगा। अच्छा, कबूतर का खून तो इसके बाद आ जाता है, क्योंकि फालिज के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आगे क्योंकि फालिज में ये होता है कि पेशेंट वो अपने एक साइड वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाता, हिला नहीं पाता, उनको कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो डे फर्स्ट से जब वाइटली स्टेबल यानी उनका ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल हो, पेशेंट की जो है वो अगर आईसीयू में भी हो तब भी उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। तो ये जो कबूतर का खून या कोई और टोटके हैं उसको आप गर्म रखना वो अलग चीज़ है। बल्कि ये तो पेशेंट असल की समझते यही है कि ये ठंड की वजह से हुआ है, बेसिकली होता ऐसा नहीं है, लेकिन तो तभी वो कहते नहीं इसको गर्म रखना है। इसको कुछ जगहों पे तो ऐसी हमारे पास पेशेंट आते हैं, प्रैक्टिस भी देखे कि इसको ये जो धूप है बाहर की रोशनी यही भी नहीं लगने देना है 1 महीने तक 40 दिन तक, कैसे चिल्ला काट रहे थे पेशेंट पे। तो ये बहुत ऐसे प्रैक्टिसेस अभी भी हैं, इतने अवेयरनेस के और इतने सब के टाइम में भी ऐसे लोग जो है प्रैक्टिसेस भी कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी होते हैं स्ट्रोक के बाद जो है वो ये शुरू के 6 हफ्ते होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें आप इनके फिजियोथेरेपी उसमें मैक्सिमम रिकवरी के चांसेस होते हैं। अगर वो टाइम आप मिस कर जाते हो तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग टर्म इनकी यानी कोई ना कोई
कमी रह जाती है इसमें, वो प्रॉपरली जैसे नॉर्मल स्ट्रोक से पहले होता है, यानी फालिज से पहले जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते, उसमें बहुत मुश्किल हो रही होती है उनके लिए। अगर भी देखो ये चिल्ला काटने वाला सीन तो मुझे लिटरली अभी भी जो है हंसी आ रही है। उसे वो फालिज हेडेक से कुछ नहीं होगा, उसको एक जगह बंद करके रोशनी ना लगने दे, उसको एक कमरे में रखे, वो बंदा पागल हो जाएगा। ये तो एक नॉर्मल बंदा ही पागल होगा, और पेशेंट वो बेचारा ऑलरेडी जो है वो एक जाहिर सी बात है इस कंडीशन में कि पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, हाथ पे नहीं हिला सकता, तो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली बेचारा डिप्रेस होता है। तो अगर आप इस तरीके से बंद करोगे तो उसको तो और मैं तो हैरान हूँ बगैर रोशनी के, मतलब आप क्या क्या हो रहा है ये सब, बस ये तो और मैं सुनना चाहूंगी और किस तरह के अनोखे अनोखे पेशेंट्स आते हैं आपके पास। बिल्कुल, हमारे पास तो जैसे हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग भी होता है, और जाहिर सी बात है जैसे आपने बहुत हंस लिया, ऐसे हंसी भी आती है। और दूसरी बात यह कि एक उस चीज़ पे ना तरस भी आते हैं कि लोगों को अभी भी इसके हवाले से नहीं पता, तो वो बेसिकली इफ़ेक्ट किसको होता है, असल में वो मरीज़ मुतासर होते हैं उस चीज़ से, कि वो बेचारा फिर सारी ज़िंदगी या तो ऐसे ही बेड पे गुजार लेता है, ठीक है, या फिर अगर चलता है तो विदाउट सपोर्ट नहीं चल सकता, किसी की सपोर्ट की नीड होती है लाइफ टाइम। आप क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से कि वहाँ आए हॉस्पिटल और इलाज करवाइए, बंद कमरे में तो कुछ नहीं होगा, आप उसको तो शायद मुझे लगता है कि रोशनी की विटामिन डी की ज़रूरत होगी, आप उस टाइम उसको बंद कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल ही ले जाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की कॉज क्या है, सॉरी फालिज की कॉज क्या है, वो ख़त्म हो, यानी कॉज सबसे पहले अपनी वजह है उसको, अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से शुगर बहुत हाई है पेशेंट का तो वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है, यानी वाइटली वो स्टेबल हो। अच्छा, इसके बाद जो है आप बाकी ट्रीटमेंट करें, फिजियोथेरेपी, अगर आप उसको कमरे में बंद कर रहे हो तो या इस तरीके से रख रहे हो कि नहीं उसको हाँ दम करवाना है या उसको वो सब कुछ तो अलग है, आप वो करवाओ बिल्कुल, हाँ। लेकिन साथ साथ में जो है वो इलाज भी तो सुन्नत है, तो सबसे पहले आप अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो वो उससे जैसे एक मरीज़ ही मुतासर होगा मज़ीद। वो अगर बहुत ऐसा मसला है कि वो विद इन 5 डेज़ यानी विद इन महीने के अंदर अंदर मरीज़ चलने लग जाता है, अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करो, अगर आप इसको डिले करोगे तो और मरीज़ को आप ख़राब करें तो वो लाइफ टाइम बेचारा फिर बेड पे ही बाकी जो उनकी ज़िंदगी होती है वो बेड पे गुजार लेते हैं या व्हील चेयर पर गुजारता है। तो मतलब इस चीज़ को सीखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। और कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल आके उनको ये पता चल रहा है कि हाँ फालिज का अटैक हुआ है, इसको उसकी वजह से हुआ है, फिर उसको लेकर जाएंगे, वापस लेकर नहीं आएंगे इलाज करवाने के लिए, उसको लेकर जाएंगे वही बाबाओं के पास कमरे में बंद कर देंगे, जो है कबूतर का खून लगाते रहेंगे, और बेचारे कबूतर मुझे अब तो कबूतरों पे भी जो है तरस आ रहा है। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों से कुछ नहीं होता जब तक आप इलाज नहीं करवाओगे किसी चीज़ का, जब तक आप लोग गोले चारों का मिशा बलूची तक आप जनक लुटा कि अगर मैं यक चीज़ ये शर्रे वड़ा यक नात्रा ये मैं शर्रे वड़ा इलाज मकने नहीं आइए सारा मगरे वो आदे सारा अबरी कुजार और सर्वे पूरे मगोशा वती जिन माजूर बेगाची शतरी के मर्दों या बेहतरीन या डॉक्टरी के बरोती आयर गोशी के ये चीज़ आयर गोश की भी ज़रूरत नहीं आवत यज्ञोशे के डॉक्टर या अच्छी चम्मा क्या बिगिंदी वत पज्जाकारी थी कि शरीर ची नहीं तर वत गोशी शरीर ची करनी शुमारा अम्मा करनी दा शुमारा अम्मा करनी है जिसरा अमल कनगी। हाँ अगर शुमारा बस के कबूतर से बा कन गया यूं जनगे शुमा ये बिजनेता शुमारा जैसी अगा गोशा के दुआ कनगी दम दुआ कनगी दम दुरू दुआ ये दर से चीज़ जैसे शुमा शब एक नेताम भले जैसी गोशा ना मर्दम के मुझे शर के सारा क्रूशी मा कबूतर ऊंजनी में ये दर से चीज़ शुमारा कनगी शुमा बिकनेते शिच मैच मकन न कन गया भले गप पेशी के पैमी जानी वास्ता जब डॉक्टर मौजूद आ लपा के यकीद असर शिफा दाता गुड़ शुमा हमारी कह रहा बुरुवता होती है लाज अब एक नहीं नेता पूरे जिन माजूर की तुका ग्वाजी ने गा शक्तिरी कि शुमा वती जिंदा सलामतिया बखुशिया ग्वाजी ने और डॉक्टर ने कह रहा ज़रूर बुरुए तो शुमारा अर्च गप्पे गोशा के शुमा हमारी सरा अमल बिकनेता और ये नहीं
के शुमा आम्ही गप्पा जो मनी मरागश चार गए था आम्ही गप्पा वती तकीर पे खेले थे इन्ना शुमा में मरागश भी शेयर कोत करने था मर्दमानी में शेंग कोत करनी थी अगर शुमा यूट्यूब पे से चार गया था और जस्ती शुमा आम्ही गप अगर शुमा दिमागा पीता के अगर शुमा जाने की कसी गुमा ये पे में कोई चीज़ें बैगे शुमा आया ना भी बाबत सरपदी दाद करने था कि बाबत छू नए शुमा पुरुए तो शर्रे वड़ती इलाज का नहीं था काली अगर मैं फाले चे कब ने फाले चे ने बाजी जस्ती अंची नादरा ही अस्ता अमायने तू का भी मर्दम ई पे में चीज़ करना अगर यकियर कैंसरिंग गोड़ा यार बरगे बाबी यानी करा अगर यकियर देगे चिगोशंती मस्ती आया बरगे बाबी यानी करा शुमार दम दुरूद कनगे और मैं गोशा के दमे सजनची बेहतरीन तरीका ऐसी अगर यक माँ तेज गोशना के वती चुक्कर दुरसी न से ज़्यादा तो चुक्करा वत दूसदारी थी और आइए दम और दुरूद तुका ची अमित चो ताकत मानिया देगी कसी दम में तुका ताकत मान नबी थी जिसे तुका अगर ती चौक नादरा ये तरह अमित चो आयात यादा तरह अमित चो कुल यादा चारे कोला चले तेरी याद कोले भी आ रही तरह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी आ रही तो हमें नियत बेका तो ती चौक्का वान हमें चीज़ा वदम बेका बजाय तो डिग्री केरा पुरो क्यों अगे मिन्नत समाजत बेका कि मनी चौक्का दम बेका तर तावीज़ गंडा बेदम और तो अगर जर्रा हम वती बेदे हमें जर्रा जो शतरे तो चौक्का बिजीर हमें फ्रूटी चीज़ें या हेल्दी चीज़ें बगैर बुआरी और अमी कुल्ला तो वद बुआन चुवशंती थी चौके सर ऑफ बेका तो चौकारा दम बेका छिए मगोशा के माँ ते दिला ची एक दुआई दर कहती ना आइए ची मस्तिरे दुआ में उसे नेस थी शरीफ माँ तो चौकारा मोशा के वत दम बेका अगर मैं चार गई कि मैं वत कमो वीक फील कर गई या मैं कमो गोशी के मेरा नजूर फील बैगे मर्ची या मैं कमो कमज़ोर है या मैं कमो तफीक बैगे गोड़ मैं वत भी चारे कुल्ला बुआनी आयतुल कुर्सिया बुआनी वती सरोफ बेकनी और ये अमरू चशम होती डेली रूटीन को शामिल बेकनी मारा देगे दम दुरूद वाला बाबिया ने कह रहा रोग नबी पे में मर्दम बास टंगम मर्दम पज्जार कुत नकनी के आ छी कन गया ची नकनी कदी अगर शुमारे कसी तावीज़ चीज़ें दाता शुमा तावीज़ पचको था मनता ही तो ची लिखे था ची न लिखे था शुमा हम मर्द में कह रहा रो गए तावीज़ वगैरह करने शुमा यार बहुश था कि शुमा ने पंचमी कल में सुने नहीं आया पंचमी कलमा तक याद ना बीते अमित जो चीज़ माँ वज जानी मामा चीज़ा वत बुआनी और वती सरा दम पिकनी माँ चिगुशंती नमाज पाबंदी पिकनी और इधर से चीज़ नबा और मैं गोशा की पे चीज़ अच्छी मर्दम दर्ब है मर्दम अस्पताल अब होती थी लाचा बेक नहीं अगर मोगोशा के मुर्शिद हॉस्पिटल जो हब भाई जो अस्ती बलूचिस्तान बॉर्डर एक साइड आ बास करीब और इधर बलूचिस्तान ने सेहत कार्ड अतका जस्ती बलूचिस्तान मर्दमानी इधर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी और शुमा चिया शची फ़ायदा चेस न करने गए थे शुमा इधर बुरुता होती इलाज अभी बेक नहीं तो मैं यकन पता कुछ किया कि जो ए मगशे के अम्मा मर्दम अंगा सरपद नया ही चीज़ अच्छी लाती मर्दम होती जाहिलिया चिकना होती जहालत चिकना मर्दम जान गया अम्मा के माँ कारा गलत कन गई कि माँ वत जाली मुल्ला बने तगी जाली बाबा बने तगी रेमे मर्दमाना मत अवार कन गई कि ब्याह में शुमार दम कना फिला कना गुमान कना वज जानिए गुड़ा आया नहीं आज जहालती आया होती दुनिया भी खराब होती होती आखिरत भी खराब होती और शुमा मकनेता शुमा ही बाप तो सरपति भी जीरे और हर दम दुरूद दुआई शुमारा कन गया चीज़ें शुमा वत भी कनेता और जस्ती अमा मर्दम के नादराई आए रहा अस्पताल विपरीत ही कह रहा डॉक्टर कह रहा चेकअप भी नहीं था बजाय लोग जस्ती आइए ट्रीटमेंट करने के नीमा कम होती मामा की कम गप जनगी नहीं होती गैस से नेम कर कि मैं मरागा शवाद भी अलास पेगे नहीं चारा ये ची मैसेज में बोले चारों का निवासा जैसे कि मैंने कहा कि बलूच में मैंने बातें की मैंने कहा कि हम जो बाबाओं के पास जाते हैं इतने पैसे देते हैं ठीक है दम दुरूद कराने के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर कोई बीमार है अगर आपका बेटा बीमार है बेटी बीमार है आपकी वालदा है तो जो है आप जितनी भी आपको आयतें याद हैं आपको एक कुल याद है दो कुल याद है आपको आयतल कुर्सी याद है आप खुद पढ़ के उसके ऊपर दम करो ठीक है माँ की दुआ से पढ़कर और कोई दुआ नहीं है ठीक है आप खुद उसे पढ़कर दम करो बजाय बाबाओं के पास जाके मिन्नतें समाजतें करके उनको पैसे दे के उन्हीं पैसों से आप उसको फ्रूट्स लेके खिला दो और किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप दिखाओ ठीक है और उसके बाद जब मैंने कहा कि आप निकल जाएं बाबाओं वगैरह के चक्करों से और हॉस्पिटल की तरफ जाएं आपका क्या मैसेज होगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा देखो जैसे आपने इस चीज़ को बता दिया मेंशन कर दिया कि देखो दम दरूद अगर हम इस हवाले से करें कि इसमें ज़ाहिर से होता है अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं तो इस चीज़ को इसका असर है उसको मानते हैं
लेकिन इसको बिज़नेस बनाना, जैसे कि अगर आपने मेंशन कर दिया कि आप उस पर जाके बाबाओं को पैसे देना, अगर जो सही दम दरूद वाला होगा वो पैसे की कभी भी जो है आपसे डिमांड नहीं करेंगे। सबसे पहले बात तो ये। और दूसरा ये कि वहाँ उनके पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब जो ऐसे जाली लोग बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ बिज़नेस उन्होंने बनाया हुआ है, आप ख़ुद जैसे अपने अल्लाह का शुक्र है आपको नमाज आते, तो सबसे पहले जिसमें मुझे एग्जैक्टली अभी उसका मफहूम नहीं याद, लेकिन ये कि सूरह फातिहा में सब बीमारियों के लिए जो शिफा है, तो सबसे पहले आप वो कुल जो अल्हम्दु शरीफ पढ़ के, कुल होला वो पढ़ के पानी दम करके या मरीज़ को दम करें। लेकिन ये तो हो गया जो आप गलत उस चीज़ से रोकने हैं। लेकिन एक सबसे पहले दूसरी बात ये कि आपको अगर पेशेंट है उनको डॉक्टर को दिखाए ना। आजकल जो इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे मेडिकल में जो है वो एडवांसमेंट आई है, मेडिसिन से हर एक बीमारी का इलाज है, तो कम से कम आप एक दफ़ा डॉक्टर को तो चेक कराएं कि क्या मसला है इस मरीज़ का। यानी ठीक है आप अपने दम दरूद साथ साथ में चलो जारी रखें, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन सही जगह से, क्योंकि वो ऐसा हो कि सिर्फ एक जाली और वो सिर्फ बिज़नेस वाला जगह ना हो कि आप उनके पास ले जाए। लेकिन मरीज़ को आप सबसे पहले उसको डायग्नोज, उनको मज़ीद ख़राब नहीं होने दें। कोई भी मर्ज़ हो, भले वो फालिज का मरीज़ है, कोई और मसला है उनके साथ, तो आप एटलीस्ट कम से कम हॉस्पिटल, फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी हॉस्पिटल होनी चाहिए। लेकिन लोग एक वो चीज़ ये भी हॉस्पिटल के बारे में बनाए कि भाई वो तो एक नहीं, आप जाओ तो वो अपनी तरफ से आपको और मज़ीद बीमार करते, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बने कि भाई तो। और कुछ चीज़ें ये कि अब ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने मेंशन कर दिया हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल का, तो मुर्शिद हॉस्पिटल तो है भी बॉर्डर पे हमारे, तकरीबन ना बलूचिस्तान के ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं। और अभी तो जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है उनके लिए आपने मेंशन कर दिया कि सेहत कार्ड, सेहत सहूलत प्रोग्राम हमारे पास है, तो पेशेंट आके इजीली जो है वो उनको लिए सारे इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है और 24 घंटे हैं। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है कि अब अपने सिर्फ दिन में, किसी भी टाइम आप आके अपने मरीज़ का इलाज करवा सकते हैं वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे कोई भी आपका एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ से निकाल के आप कम से कम जो है अपने मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाए। अगर जैसे अफोर्डेबिलिटी का आजकल एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है और फिर उसमें मुर्शिद हॉस्पिटल अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें आप आके हॉस्पिटल में दिखा दें मरीज़ को, ठीक है। तो ये मेरा मैसेज है कि कम से कम आप उस चीज़ को वहाँ से निकल के इस तरफ आ जाए। और अगर मैं फिज़ियोथेरेपी के हवाले से बात कर लूँ, जो मैंने शुरू में मेंशन किया कि फिज़ियोथेरेपी एक फ़ील्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिकाई जो बोलते हैं वो नहीं है, सिर्फ वर्जिश नहीं है, ठीक है। वर्जिश अपनी तरीके से करोगे तो वो आप अपना जो भी आपका कमर का दर्द है, कोई भी कंडीशन है, उसको आप मज़ीद ख़राब करोगे। तो अगर आपको डॉक्टर रेफ़र करते हैं या आजकल माशाल्लाह से लोगों में अवेयरनेस भी आ गई, तो ऐसे कोई दर्द है लॉन्ग टर्म आपको 2 महीने से है, इस हफ्ते से, तो कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट को एक टाइम विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि आपको वो मसला इस चीज़ के ऊपर जो है मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, तभी मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रही थी, क्योंकि फिजियोथेरेपी के हवाले से क्या सब्जेक्ट होती है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, सेम जो MBBS में होता है वही सेम फिजियोथेरेपी में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। गोले चारों का मैं मरागा शवाद हलास बुतन शुमार दी गई थी ओस्टर इजाजन जो फिजियोथेरेपी बाबत अबीत मगोशा के इशी तो कभी अमा से जवानी नक बयान चुके डॉक्टर अबाबी मरागा से तो कई बाबत सरपदीजो के आई मरगो की इशी तो कभी अमीर चिस्बा और MBBS वाले तो कभी अमीर चिस्बा दुई अक्की से जमाना चाहिए मगोशा के अगर अक्की सर्जरी करती गोरदूमी कहती आई केरा गोर आयर भी दौर से चीज़ानी बाबत सरपदी बैग लूटी चाहिए द्रो मी सेम ही चीज़ा ही वाना मैशी बाबत सरपदी जोरता अगर शुमारा मन या मरागश याद नहीं है कि शुमा नचार तो यूट्यूब अंगा से मौजूद है डॉक्टर रुबाबिक में मनी मरागश बीता शुमा ये शुरू बुरुएता बेचारे था अगर शुमा नचारता नु शुमार देगी थी ओस्टार इजाज़त अंचुमा दुआओं थी मरागश बिंदात कुछ दुआओं थी मरागश मलास करने वश में बातें खुश व शिगरन पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बान अल्लाह में यार। ओके पिक्चर लेने के लिए आ जाए।